बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी ख़बर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक नया मुकदमा खुल गया है और FIA ने इंक्वायरी का फ़ैसला कर लिया है। इसमें इमरान खान साहब से तहकीकात की जाएंगी। ये जो मामला है इसमें इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल ट्विटर या जिसको X अकाउंट कहते हैं वहाँ से शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो अपलोड करने पर FIA साइबर विंग ने इंक्वायरी का फ़ैसला किया है। मामला ये है कि गद्दार कौन के नाम से एक ट्वीट इमरान खान साहब के अकाउंट से अपलोड हुआ और उस ट्वीट के अंदर ये क्वेश्चन किया गया था कि उस वक्त के मिलिट्री जर्नल जो थे वो गद्दार थे या शेख मुजीबुर रहमान गद्दार थे। और हुमूदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है उसका हवाला इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया था उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर। ज़राए के मुताबिक 26 मई को इमरान खान ऑफिशियल X हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक प्रोपेगेंडा वीडियो ट्वीट की गई। बानी PTI इस वक्त खुद अडयाला जेल में कैद है, जबकि उनका ऑफिशियल हैंडल प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड के लिए इस्तेमाल किया गया। ज़राए का कहना है कि FIA साइबर विंग PTI के 4 लोगों से इस मामले पर बातचीत करेगा। ये 4 लोग कौन हैं ये भी आप देख लीजिए। इमरान खान साहब से, बैरिस्टर गौहर खान से, उमर अयूब से और रऊफ़ हसन से, इनसे बातचीत करेंगे और FIA टीम इस बात का तयन करेगी कि वीडियो ट्वीट इमरान खान ने खुद किया या उनकी इजाज़त से किया गया, ये देखना पड़ेगा। अगर तो इमरान खान साहब ने खुद किया या उनकी इजाज़त से किया गया तो ये एक टोटली डिफरेंट सिचुएशन होगी। और अगर इमरान खान साहब कहते हैं जी कि मेरी इजाज़त से नहीं हुआ, मैंने उसको नहीं देखा, तो फिर एक अलग सिचुएशन होगी। उसमें फिर इमरान खान साहब को ये कहा जा सकता है कि क्योंकि आपके अकाउंट से ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके नाम पर जो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रही हैं, तो आप बाकायदा लिख कर दीजिए, हमें बताइए कि आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये हुआ है। तो फिर FIA एक कार्रवाई शुरू करेगा ट्विटर के साथ या X वालों के साथ कि आप इस अकाउंट को मुअत्तल कर दें या इसको ख़त्म कर दें। फिर इमरान खान का अकाउंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा और इमरान खान साहब को मजबूर किया जाएगा कि अगर आप इसको डिसोन करते हैं तो एक अलग सिचुएशन है, ओन करते हैं तो मुकदमा है, डिसोन करते हैं तो फिर ये ट्विटर अकाउंट जो है, ये हैंडल जो है जिसके ऊपर जो फॉलोअर्स की तादाद है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लगभग 21 मिलियन फॉलोअर्स हैं जी इसके ऊपर। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा ट्विटर अकाउंट है या X अकाउंट है जो इमरान खान साहब का है। 20.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं इमरान खान साहब के, तो ये बहुत बड़ी तादाद है जी। और इतनी बड़ी तादाद में किसी के भी फॉलोअर्स पाकिस्तान में नहीं है ट्विटर के ऊपर। और मुझे पता है कि यहाँ पे फॉलोअर्स कितनी मुश्किल से आते हैं, यानी 4-5 मिलियन 6 मिलियन तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इमरान खान साहब का एक तो अकाउंट बहुत पुराना है, 2010 से वो मार्च 2010 से वो ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब या तो इमरान खान साहब को ये 2 ऑप्शन बज़ाहिर ये बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है इमरान खान साहब इसके अलावा किसी और ऑप्शन की तरफ चले जाएं और उनको तहरीरी दरख्वास्त ना देनी पड़े कि मेरा ट्विटर अकाउंट बंद किया जाए। अच्छा, इसमें हो क्या सकता है, देखें, ट्विटर को ख़त लिखा जाएगा, X को ख़त लिखा जाएगा। मैं ट्विटर बोलता हूँ ज़रा कंफर्टेबल रहता हूँ तो मुझे आप यही बोलने दीजिए। उनको ख़त लिखा जाएगा FIA की तरफ से कि जी ये एक अकाउंट है और ये फेक अकाउंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। जो इमरान खान साहब हैं वो जेल में हैं, उनके अकाउंट को इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्होंने ये कह दिया कि मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहा है, लिहाजा इसको बंद कर दिया जाए और इमरान खान साहब की तरफ से लिखवाया जाए। ये कोशिश की जाएगी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उसमें बैरिस्टर गौहर पहले ही डिसोन कर चुके हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब सारी चीज़ों को, कंटेंट को देखते तो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बुनियादी चीज़ें वो बता देते हैं कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए और ये नुक्ता नज़र है। कुछ लिख के देने के लिए तो उनको इजाज़त है नहीं। इमरान खान साहब के हाथ का लिखा हुआ तो कुछ बाहर आता नहीं है। लिहाजा सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब कुछ बाहर खुद भिजवा नहीं सकते और वो चीज़ों को देख भी नहीं सकते। तो जो चीज़ें रिपोर्ट होती हैं उनमें बदलाव भी हो जाता है और वो बगैर अप्रूवल के भी चली जाती हैं। ये बैरिस्टर गौहर साहब का इससे मिलता जुलता एक मौक़िफ़ उनका है। रऊफ़ हसन साहब ने ये सारा मामला जो है सोशल मीडिया के ऊपर रखा। उन्होंने कहा सोशल मीडिया की हमारी टीम अलग है जिसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो पाकिस्तान में हम पॉलिटिकल लोग हैं हमारा उससे ताल्लुक़ नहीं है। वो एक अलग तरीके से काम करती है और वो पाकिस्तान के बाहर से हैंडल हो रहा है इस वक्त इमरान खान साहब का सोशल मीडिया। तो उसमें उन्होंने एक और काम भी किया कि अगर वो पाकिस्तान के बाहर से हैंडल हो रहा है तो फिर उस पर पाकिस्तान के कवानीन कैसे लागू हो सकते हैं। हाँ, लेकिन जिसका वो सोशल मीडिया अकाउंट है वो पाकिस्तान के अंदर जेल काट रहे हैं। अब ये एक अजीब सिचुएशन है, अदालत में जाएगी तो पता चलेगा कि इसका क्या बनता है। लेकिन नॉर्मली इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो भी केस आता है वो पहले एक पीक पकड़ता ज़रूर है।
अगर ये केस आया है तो ये अपनी पीक तक पहुंचेगा। आने वाले दिनों में हम इसमें बहुत सारी सियासत देखेंगे। लेकिन मुझे जो एक अजीब चीज़ लग रही है ना, वो ये लग रही है कि जो इसमें मौजू छेड़ा गया है पाकिस्तान के और पाकिस्तान के इदारों के नुक्ता नज़र से, वो हसास है। इस मौजू पे ज़्यादा डिस्कशन होना शुरू हो जाएगी, बातचीत होना शुरू हो जाएगी कि क्या वाकई जो पाकिस्तान 2 लाख हुआ उसके लिए कसूर किसका था, जिम्मेदार कौन था। जिन लोगों ने हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को नहीं पढ़ा हुआ वो भी उसको निकाल कर पढ़ेंगे और ये मामला ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा कि एक्चुअली पाकिस्तान 2 लाख कैसे हुआ था। ये पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा तल्ख तजर्बा है और एक बड़ी तल्ख हकीकत है। एक ऐसा ज़ख़म है जो भर नहीं पा रहा। मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया, एक नया मुल्क बन गया बांग्लादेश, तो पाकिस्तान के लिए बहुत तकलीफ़ दे। हालांकि वो 1000 किलोमीटर दूर, बहुत बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा दूर वो और तरफ था। बीच में पूरा एक मुल्क है भारत, उस तरफ बांग्लादेश, इस तरफ पाकिस्तान, तो कोई ज़मीनी रास्ता भी नहीं मिलता था, तो सिचुएशन मुख्तलिफ थी। लेकिन अब ये मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर तैयार हो गया है। जब इसके कंटेंट पे बात होगी तो फिर चीज़ें सामने आएंगी। मैं आपके सामने 2 चीज़ें रख देता हूँ। ये 2 अखबारात हैं और ये सन 2002 के अखबारात हैं। इसमें जो पहली खबर मैं आपके सामने रखूँगा ये द गार्डियन की खबर है। बैनुल-अक़वामी जरीदा है द गार्डियन, बहुत मशहूर है, आप सब इसको जानते हैं। उसकी जो हेडलाइन थी और तारीख थी 30 जुलाई 2002, 30 जुलाई 2002 की तारीख है। और ये अखबार लिखता है, 21 साल पुराना अखबार है, मैं आपको उसमें से पढ़ के सुना रहा हूँ कि मुशर्रफ फेसेस स्टॉर्म ऑन मिशन टू बांग्लादेश, कि बहुत बौछाड़ हो गई मुशर्रफ साहब के ऊपर और बहुत ज़्यादा तनकीद हो गई जब वो बांग्लादेश के मिशन पे जा रहे हैं। अब ये खबर ये कहती है कि पाकिस्तान के फ़ौजी हुक्मरान जनरल मुशर्रफ 1971 की जंग आज़ादी से 3 दहाइयों पर मुहित तल्ख इल्ज़ाम तराशियों को ख़त्म करने की एक नई कोशिश में सख्त सिक्योरिटी में कल बांग्लादेश पहुँचे हैं। ये जब पहुँचे बांग्लादेश तो उसके बाद ये रिपोर्ट हुआ। अच्छा, इसमें यह बताया गया है कि वहाँ पर तलबा और जो शहरी हैं वो हड़ताल भी कर रहे हैं और मुजाहरे भी कर रहे हैं। जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब 2002 में जुलाई में पहुँचे बांग्लादेश, उस वक्त वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, एहतजाज हो रहे थे, हड़ताल की मनसूबाबंदी की गई और जनरल मुशर्रफ के दौरे के ख़िलाफ़ मुजाहरे भी किए गए। तो जनरल मुशर्रफ को तलबा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने बहुत ज़्यादा उनका मुखालफत की, उनका इस्तकबाल नहीं किया और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद जंग आज़ादी के दौरान पाकिस्तानी फ़ौजियों के मज़ालम पर माफ़ी मांगे। और उनका दावा यह है कि पाकिस्तानी फ़ौजियों के हाथों 30 लाख अफराद हलाक हुए, ये उनका दावा है। अब ये जो बांग्लादेश का रवैया था जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ट्रैवल किया सन 2002 में बांग्लादेश का, और वो इस मिशन पर गए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों, और वो जो एक बहुत लंबा एक अरसा है जिसमें मुखालफत रही और तंग नज़री रही और एक दूसरे को भाइयों या दोस्तों की तरह नहीं देखते रहे, तो उस चैप्टर को ख़त्म करना चाहते थे, तलखियों को ख़त्म करना चाहते थे परवेज़ मुशर्रफ मशरक़ी पाकिस्तान बनने के या बांग्लादेश बनने के 30 साल के बाद, सन 2002 में। 31 साल हो चुके थे उस वक्त तक, या 31 साल होने वाले थे उस वक्त तक। तो दूसरी खबर जो मैं आपको बताऊंगा ये उससे अगले दिन की है। ये है जी 31 जुलाई 2002 की खबर है और ये खबर है द टेलीग्राफ की। ये भी एक इंटरनेशनल जरीदा है और ये क्या लिखता है कि मुशर्रफ अपॉलोजी टू बांग्लादेश, कि मुशर्रफ ने बांग्लादेश से माफ़ी मांगी। परवेज़ मुशर्रफ ने बांग्लादेश से किस बात की माफ़ी मांगी? अब ये बड़ा सवाल है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो उस दिन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बांग्लादेश से कहा, ये बात आज से 21-22 साल पुरानी है और परवेज़ मुशर्रफ साहब उस वक्त पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद के मालिक थे, पाकिस्तान के सदर थे और पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। तो उन्होंने बांग्लादेश में माफ़ी क्या मांगी? तो ये खबर क्या कह रही है कि पाकिस्तान के सदर परवेज़ मुशर्रफ ने कल एक जुर्रतमंदाना इक़दाम उठाया जब उन्होंने 1971 में उनके मुल्क से आज़ादी के लिए बांग्लादेश की जंग में होने वाले मज़ालम के लिए वाज़े तौर पर माफ़ी मांगी। जनरल मुशर्रफ का अफसोस का इजहार किसी पाकिस्तानी फ़ौजी हुक्मरान का पहला बांग्लादेश के सरकारी दौरे के दौरान सामने आया। उनके अल्फाज को मिला जुला रद्द-ए-अमल मिला। बांग्लादेशी हुकूमत ने उनका खैर मकदम किया, लेकिन मुल्क की अपोजिशन ने उनके इशारे को नाकाफ़ी करार दिया। बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने माजरत की है मज़ालम के ऊपर,
लेकिन बांग्लादेश की अपोजिशन ने कहा जी ये काफ़ी नहीं है, और करनी चाहिए। अब परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा क्या था, कुछ लिखा था और कुछ कहा था, मैं आपको बता देता हूँ। तो परवेज मुशर्रफ साहब ने वहाँ पे जो हाथ से लिखा हुआ नोट छोड़ा, उसमें उन्होंने लिखा, यूर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन पाकिस्तान शेयर द पेन ऑफ द इवेंट्स इन 1971। ही रोट, द एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग द अनफॉर्चुनेट पीरियड आर रिग्रेटेड। लेट अस बरी द पास्ट in the spirit of magnanimity. Let not the light of future be dimmed. ये परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा था, और इसको मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान में आपके भाई और बहनें 1971 के वाक़यात के दर्द में आपके साथ शरीक हैं। बदकिस्मती से उस दौरान होने वाली ज़्यादतियों पर हमें अफसोस है, जो ज़्यादतियाँ उस दौरान हुई उन पर हमें अफसोस है। आइए हम माजी को अज़मत के जज्बे से दफन कर दें, मुस्तकबिल की रोशनी को हम मदम नहीं होने दें। ये उन्होंने अज़म का इजहार किया परवेज़ मुशर्रफ साहब ने। उसके बाद उन्होंने ढाका में एक सरकारी जो ज़ियाफ़त हुई उनकी, उसमें अपने पछतावे को उन्होंने दोहराया। बांग्लादेश का दावा है कि 1971 की जंग में 30 लाख लोग मारे गए थे और पाकिस्तानी फ़ौज को अनगिनत मजालिम का उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराया था। ये बांग्लादेश का दावा है, इस पे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कोई बात नहीं की थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पे एक माजरत की थी और अफसोस का इजहार किया था ज़्यादतियों के ऊपर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने। हमारा ये मानना भी है पाकिस्तान का कि इसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल था। मुफ्ती बानी का आपको पता है कि एक किरदार था। मोदी साहब जो है वो इनमें कुछ चीज़ों को पहले खुद भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आज हालात किसी और तनाजुर में जा रहे हैं तो सब लोग एक ही तरफ को चल पड़े। आपको तस्वीर के सारे रुख देखने होते हैं। आपको देखना होता है कि उस वक्त बांग्लादेश में सिर्फ एक फ़ोर्स काम नहीं कर रही थी। आप सारा का सारा इल्ज़ाम उठाकर पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तानी जर्नैलों पे नहीं डाल सकते। हाँ, जब हमने अपना एहतसाब किया, हुमूदुर रहमान कमीशन की जब रिपोर्ट आई और वो चीज़ें हमारे खाते में जितनी पड़नी थी वो पड़ गई, लेकिन इंडिया ने भी कहा है कि उन्होंने भी कार्रवाइयाँ डाली थी, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, और बहुत सारे और एलिमेंट भी थे। वो अनफॉर्चुनेट था, वो बदकिस्मती थी, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किस बात की माफ़ी मांगी सन 2002 में, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। बहरहाल इसमें क्या होता है आगे चल के हम देख लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा होता है वो बहुत आगे तक तो जाता है। अच्छा जी, सर्कुलेट होने वाले एक लेटर के मुताबिक जब इमरान खान साहब से टीम ने रब्ता किया और इमरान खान साहब से कहा गया जी कि आपकी इन्वेस्टिगेशंस की जाएंगी, और FIA की साइबर क्राइम की जो टीम है उन्होंने इमरान खान साहब को जब टच किया तो उस पर इमरान खान साहब ने जो जवाब दिया वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उनकी अपनी राइटिंग में मुबैना तौर पे ये जवाब है। उन्होंने कहा, आई विल ओनली जॉइन द इन्वेस्टिगेशन इन द प्रेजेंस ऑफ माई लॉयर, कि मैं सिर्फ अपने वकील की मौजूदगी में इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करूँगा। एंड द अबव एलिगेशन इज़ एब्सोलूट नॉनसेंस। तो एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्यूट नॉनसेंस। तो इमरान खान साहब ने इसको फारग कर दिया अपनी तरफ से और ये कहा कि मैं वकला की मौजूदगी के अंदर ही इसके ऊपर बात करूंगा। एक और बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि NA-48, देखें, इस्लामाबाद के 3 हलके बड़े ख़तरे में और उनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। वजह यह है कि अगर इस्लामाबाद के 3 हलकों का नतीजा बदल जाता है तो पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन मुतनाज़े हो जाएंगे। पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन बशकूक तो पहले ही थे, मुकम्मल तौर पे मतनाज़े हो जाएंगे। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत है वो इंसाफ देने पर तुली है और फॉर्म 45 मांग रही है तमाम उम्मीदवारों से। उम्मीदवार फ़िलहाल नाकाम है फॉर्म 45 जमा करवाने में, और ROs भी अदालत में पेश नहीं हो रहे, तो 15-15 हज़ार रुपये तो उनको जुर्माने हो गए हैं। देखना ये है कि ये मामला किस सिमत में जाता है और क्या अदालत को जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं जिनको फॉर्म 47 पे जिताया गया उनके नोटिफिकेशंस मुअत्तल करने पड़ेंगे। क्या यहाँ पे नताइज बदल जाएंगे और अदालत जो है वो फॉर्म 45 के मुताबिक फ़ैसला सुना देगी, क्योंकि जो फॉर्म 45 जमा करवाए हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने वो मैच कर गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और दीगर जमातों के फॉर्म 45 के साथ, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फॉर्म उसके साथ कैसे मैच करेंगे, वो तो किसी और तरह के हैं। तो अब ये एक नया फड्डा खड़ा हो जाएगा। एक और बड़ी खबर जो लाहौर हाई कोर्ट से है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन को 1 हफ्ते का टाइम दे दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने कि जो 6 जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल जजेस तायनात किया जाना है उनको तायनात किया जाए, ट्रिब्यूनल्स जो है वो कायम किए जाएं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये नहीं कर रहा था। धांधली बहुत ज़्यादा हुई है, दरख्वास्तें बहुत ज़्यादा हैं, फ़ैसले बहुत ज़्यादा करने हैं, तो 2 जजेस वो काम नहीं कर पाएंगे, लिहाजा 6 दीगर जजेस को अवॉइड किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। अब ये करना पड़ेगा,
इसके भी बड़े असरात आएंगे पंजाब के धांधली ज़दा इलेक्शन के ऊपर। और आखिरी खबर नाज़रीन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये खबर आप पहली दफ़ा नहीं सुन रहे, ये आप मियाँ नवाज शरीफ साहब के टाइम से सुन रहे हैं। ये ख़ानदान जब भी कुछ बनाता है अवाम के पैसों से तो अपने नाम के ऊपर बनाता है, उसमें अपना नाम शामिल करता है, हर जगह पे अपनी फ़ोटो लगाता है, अखबारात के अंदर अपनी तशहीर करता है, सरकारी पैसे को पानी की तरह इस्तेमाल करता है हमेशा अपनी तशहीर के लिए। आप देखेंगे इनके बच्चों की तस्वीरें, इनके आने वाली नस्लों की तस्वीरें आपको मिल जाती हैं हर जगह पर। आप ये देखेंगे कि ये ख़ानदान यानी 4 लोग तो पक्के हैं, मस्ट हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, इन चारों की फ़ोटो तो हर जगह पे पेस्ट हो जाती है और ज़्यादातर सरकारी पैसों से ये अपनी मुहिम चलाते हैं। अब मैं आपके सामने एक इशू रखता हूँ। जिन्ना अस्पताल लाहौर की 250 बेड पे मुश्तमिल एक नई बिल्डिंग बन रही थी लाहौर में जिन्ना अस्पताल में। अच्छा, ये काम शुरू होता है मार्च 2022 में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त का जो वज़ीर आला थे उन्होंने और वज़ीर सेहत ने, यास्मीन राशिद साहिबा ने, जिन्ना अस्पताल में 7.5 अरब रुपए के 250 बेड पर मुश्तमिल ट्रॉमा सेंटर का संगे बुनियाद रखा था। फिर उसके बाद हमजा शहबाज की हुकूमत आई तो उसने काम रोक दिया। फिर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो दोबारा काम शुरू करवा दिया। फिर मोहसिन नकवी साहब की निगरान हुकूमत आई तो उन्होंने और गौहर एजाज ने ट्रॉमा सेंटर के बजाय जो उसको नाम उसका बदल दिया और बदल के जिन्ना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट रख दिया उसका नाम बाद में। और अब जो नई खबर है उसके मुताबिक आज गौहर एजाज जो चेयरमैन जिन्ना अस्पताल बोर्ड के हैं, उन्होंने मरियम नवाज को खुश करने के लिए, यानी पहले इसका नाम जो है वो तब्दील करके ट्रॉमा सेंटर के बजाय कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम के ऊपर जिन्ना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट रखा गया और अब उसका नाम बदल के मरियम नवाज को खुश करने के लिए मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ रख दिया गया है। तो जो सबसे बड़ी डिजीज़ है ना, डिजीज़ कहते हैं बीमारी को, सबसे बड़ी बीमारी जो है ना वो यहाँ है दिमाग में, नरगसियत के हर पास से मैं ही नज़र आऊँ। मेरा ही टिकटॉक चलना चाहिए, मेरा ही ट्विटर चलना चाहिए, बाकी सबके ट्विटर बंद कर दो, बाकी सबके टिकटॉक फारग कर दो, सारा पाकिस्तान जेल में भर दो, हर जगह पे हर दीवार पे मेरी फ़ोटो नज़र आनी चाहिए। ये नरगसियत है, हिटलर वाली सोच। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।